morning, dear students. Yesterday we have completed chapter number 5, that is morphology of flowering plants. I hope you have understand all the aspects of the chapter in the 7 different lectures. Dear students, we have started our journey with the chapter number 1, that is the living world, and then we have moved directly to the second unit, fifth chapter, that is of morphology of flowering plant. Today we are again coming back to the unit number 1, chapter number 2, biological classification. So in chapter 1 you have studied about different taxon and all these things, okay, starting from uh, binomial nomenclature and everything you have studied. Today we are moving with the details of all these aspects, okay. Actually 3 chapters have been dedicated in your syllabus about this, that is the second chapter, then the third chapter dealing with the plant kingdom, and the fourth chapter that is dealing with solely animal kingdom. Okay, so chapter number 1 में जो आप पढ़े हैं उस बेसिक इंफॉर्मेशन को यूज करके ही चैप्टर 2, 3 एंड 4 ये फॉर्मुलेट किए गए हैं. इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं. ओके, आई होप यू विल learn properly. Fine. So classification, you know that what is the importance of the classification. Okay, जैसे लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो लिविंग किंगडम है, ओके, एंटायर लिविंग सिस्टम, ओके, उसमें मिलियंस ऑफ द स्पीसीज है, और मिलियंस ऑफ द स्पीसीज होने की वजह से उनका नॉमेनक्लेचर करना, उनको अलग अलग टैक्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि सभी क्रिएचर्स एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, और डिफरेंट होने की वजह से आप उनको एक ही ग्रुप में नहीं रख सकते हैं. सो ऑब्वियसली यू हैव टू क्लासीफाई. ओके, और अगर क्लासिफिकेशन होगा तो रैंडमनेस चली जाएगी. रैंडमनेस का मतलब आप एज सच किसी भी चीज के बारे में ऐसे ही बात नहीं कर सकते हैं. ओके, यू विल बी हैविंग अ पर्टिकुलर फॉर्मूला. ओके, और उसकी वजह से बेनिफिट ये होगा कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में अच्छे से उसका नॉलेज गेन कर सकते हैं, एज वेल एज उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, और अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म आपके सामने भी आ जाता है तो अगर आपको क्लासिफिकेशंस के क्राइटेरिया पता है तो उसके हिसाब से आप उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो ये जो क्लासिफिकेशन करने का जो आइडिया है, ओके, वो सबसे पहले किसको आया, वहीं से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है. सो फर्स्ट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटल. ओके, तो एरिस्टोटल, he was the earliest person, he was the earliest person to attempt a more scientific basis for classification of the organisms. Okay, तो सबसे पहले इसी ने साइंटिफिक वे में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का ट्राई किया है. He classified plants into trees, shrubs and herbs. तो प्लांट्स को उसने इन 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, दैट इज ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. और एनिमल्स को भी उसने 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया है, विच आर रेड ब्लडेड एनिमल्स एंड दूसरे जो है विच आर नॉट हैविंग दिस रेड ब्लड. ओके, तो ऐसे एनिमल्स को उसने 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया है. ओके, यहाँ पे एनिमल क्लासिफिकेशन का थोड़ा बहुत आइडिया भी दिया गया है, एरिस्टोटल का ही आइडिया है. एनिमल्स क्लासिफाइड इनटू रेड ब्लड एनिमल्स, नो रेड ब्लडेड एनिमल्स. रेड ब्लडेड एनिमल्स में उसने रखा है मैमल्स, लिजर्ड्स, बर्ड्स एंड फिशेस. नो रेड ब्लडेड एनिमल्स में उसने किसको क्लासिफाई किया है, तो हार्ड बॉडीड ऑर्गेनिज्म जिसमें इंसेक्ट्स, और सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म उसमें shell, जिसमें shellfish, and it is not shellfish, it is shellfish, and having no shell, that is jellyfish.
ओके, तो ऐसे एरिस्टोटल ने एनिमल का भी क्लासिफिकेशन उसके टाइम में किया था। ओके, अभी ये क्लासिफिकेशन बहुत चेंज हो चुका है, बट एट दैट टाइम व्हाट वाज द नॉलेज इन द सोसाइटी, उसके बेस पे तो उसने जो भी काम किया एक्चुअली वो सही था उस टाइम के हिसाब से, जितना भी नॉलेज था इन द साइंटिफिक फ्रेटर्निटी। ओके, एंड उसके बाद उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुए एंड राइट नाउ वी आर हैविंग अ वेरी फाइन क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये नीट क्वेश्चन हो सकता है कि हु पायोनियर्ड द वर्क ऑफ लिविंग किंगडम क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले एरिस्टोटल। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिसने एक और साइंटिफिक मेथड दिया क्लासिफिकेशन का, विच इज टू किंगडम क्लासिफिकेशन मेथड। ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, इट वाज प्रपोज्ड बाय कार्लस लिनियस। ओके, यहाँ पे सिर्फ लिनियस लिखा है, लेकिन ये नाम ऑलरेडी आगे आ चुका है चैप्टर नंबर 1 में। सो this two kingdom classification was proposed by Carolus Linnaeus, okay, in 1758. This system classifies organisms into two kingdoms, Plantae and Animalia. Okay, तो ये लेटिन वर्ड्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। तो जैसे एरिस्टोटल ने भी एनिमल और प्लांट, इन्हीं दो कैटेगरी में एनिमल्स और प्लांट को क्लासिफाई किया है, किसी भी क्रिएचर को क्लासिफाई किया है, इसी वे में टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो लिनियस ने प्लांट्स और एनिमल्स के लिए डेवलप किया। मतलब उसका कहना था ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेनेट जो भी आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाई दे रहे हैं, दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स ओनली, आइदर दे प्लांट्स हो सकते हैं और फिर वो एनिमल्स हो सकते हैं। फाइन, नाउ टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ओके, इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन। सी साइंस में ऐसा चलता रहता है। ओके, कुछ भी अगर नया डेवलप हो रहा है तो उसमें गलतियां रहने वाली हैं। ओके, लेकिन वही गलतियां आपको रास्ता भी देती है। तो वहां पे ड्रॉबैक्स तो कुछ थे। क्या क्या ड्रॉबैक्स है टू किंगडम क्लासिफिकेशन में? तो यू कैन सी प्रोकैरियोट्स, दैट इज बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स जैसे कि फंजाई, मोजेस, ferns, gymnosperms and angiosperms were included under plants। तो ये बहुत बड़ी गलती थी उस टाइम पे। प्रोकैरियोट्स मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ओके, जिसमें जनरली होते हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। और दूसरे यूकैरियोट्स हैं जो वेल डेवलप्ड हैं। ओके, प्रिमिटिव टाइप ऑर्गेनिज्म नहीं है, जिसमें आते हैं फंजाई, मोजेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सारे हायर प्लांट्स और कॉम्प्लेक्स फंजाई है। ओके, इन सभी को उसने प्लांट किंगडम में डाल दिया। नाउ इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। इसने ऐसा क्यों किया? ऑब्वियसली इट वाज साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, तो फिर इतनी बड़ी गलती क्यों हुई? तो इसका रीजन ये था कि कार्लस लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें उसने जो क्राइटेरिया डिसाइड किए थे कि किस बेस पे क्लासिफिकेशन करना है। ओके, तो उसने एक क्राइटेरिया लिया था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल। तो उसने ये देखा कि बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल है, साइनोबैक्टीरिया आल्सो possess cell wall, in eukaryotes fungi, और सभी प्लांट्स, ओके, प्लांट सेल्स के पास भी सेल वॉल होती है। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओनली ए सिंगल फीचर दैट इज सेल वॉल, ओके, he classified all this different kind of the organisms into one group, that is plants। but prokaryotes जो है और यूकैरियोट्स, दे आर वाइडली डिफर्ड इन देयर फीचर्स। लेकिन सिर्फ सेल वॉल ही नहीं, कुछ और फीचर्स जो है, ओके, ऐसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो ऐसे हैं जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मैच ही नहीं करते हैं। ओके, तो बाय ओनली हैविंग सेल वॉल, हाउ दे शुड बी क्लासिफाइड इन अ सिंगल ग्रुप? आप उनको एक किंगडम में नहीं डाल सकते हैं। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक उस टाइम पे हो गया। इट इंक्लूडेड, दूसरा ड्रॉबैक क्या है? इट इंक्लूडेड यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इन द सेम ग्रुप। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स, मतलब अ सिंगल सेल इज बिहेविंग लाइक एन ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा है, बैक्टीरिया है, राइट? ये आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स।
और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे हायर प्लांट्स है, ह्यूमंस है, सब अदर एनिमल्स आर आल्सो देयर. These are multicellular organisms. But he kept all these unicellular, multicellular organisms in a same group. For example, Chlamydomonas, which is algae, but ये unicellular algae है. And Spirogyra, which is multicellular algae, they were placed under same algae group. Okay, तो ये भी यहाँ पे unicellular, multicellular जो क्राइटेरिया है यहाँ पे ये गलती हुई. थर्ड जो ड्रॉबैक है, it did not differentiate between heterotrophic fungi and autotrophic green plants. तो ये हमें पता है plants are autotrophic. That means they can produce their own food using the process of photosynthesis. ये हमें पता है. और जो fungi है वो photosynthesis नहीं करती है. That's why it is heterotrophic. It is dependent on some other material. Okay. लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में आपने देखा कि फंजाई, देन दिस आर मोजेस प्लांट्स, फर्न्स भी प्लांट्स है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऑल दीज आर प्लांट्स. लेकिन क्या किया गया, फंजाई के साथ प्लांट्स, इन सभी को प्लांटेई किंगडम में डाला गया. अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों का डिफरेंस है. एक हेट्रोट्रॉपिक है विच इज डिपेंडेंट, इनडायरेक्ट न्यूट्रिशन लेता है, और एक है ऑटोट्रॉपिक जो अपने आप फूड बनाता है. लेकिन दोनों एक ग्रुप में है. ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जबकि दोनों के हैबिट्स ही अलग है. फंजाई हैव काइटिनस सेल वॉल. ये जो फंगस है उसके पास जो सेल वॉल है, जैसे यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया था सेल वॉल का, बिकॉज बोथ आर हैविंग सेल वॉल. लेकिन हुआ क्या, सेल वॉल है लेकिन सेल वॉल जो है काइटिनस सेल वॉल है फंगस के पास. जब आप FUNGI ये वर्ड बोलते हैं, यू हैव टू प्रोनाउंस फंजाई नॉट फंगाई. ओके, इट इज अ प्लूरल. और जब आप FUNGUS, ओके, ये जो स्पेल आउट करते हैं, दैट इज नॉट फंजस, इट इज फंगस. ओके, तो साइंस में प्रोनाउंसिएशन में भी ध्यान देना है. ओके, तो फंगस विच इज सिंगुलर वर्ड. ओके, प्लूरल में फंजाई हो जाएगा, सिंगुलर में फंगस रहेगा. तो ये सब चीजें भी ध्यान में रखनी है. तो फंजाई हैव काइटिनस सेल वॉल, उसके पास काइटिन की बनी हुई सेल वॉल है. वाइल जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके पास सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल है. तो इट इज अ डिफरेंट. ओके, दोनों के सेल वॉल का मटेरियल भी डिफरेंट है. हाउ यू कैन प्लेस ऑल देम इनटू अ सिंगल ग्रुप, इट इज नॉट पॉसिबल. Okay, so you have to take care of these things. Now come to the next slide. अच्छा, यहाँ पे जो है ये भी एक नीट क्वेश्चन हो सकता है. कैसे हो सकता है, तो नीट में आपको ऐसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे you will be provided with the 4 statements, और उसमें से आपको पूछेंगे कि इनमें से कौन सा एक ड्रॉबैक नहीं है टू किंगडम क्लासिफिकेशन का. ओके, एट दैट टाइम यू हैव टू आइडेंटिफाई. ओके, तो आपको 4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे और 4 में से एक स्टेटमेंट ऐसा होगा कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक नहीं है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. ओके, तो ये एक नीट क्वेश्चन ऐसे हो सकता है. ऑलरेडी यू आर हैविंग सम ऑफ द स्टेटमेंट्स. ओके, नाउ एरिस्टोटल के बाद कार्लोस लिनियस, कार्लोस लिनियस के बाद मतलब कार्लोस लिनियस दैट इज टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. तो किंगडम बढ़ते जा रहे हैं. नाउ इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन it is actually proposed by a scientist named R.H. Whittaker. Okay, R.H. Whittaker, it is the latest mode of the classification. Okay, R.H. Whittaker ने 1969 में ये 5 kingdom classification propose किया था. Fine. Now what happens in this 5 kingdom classification, Whittaker ने क्या किया, प्लांट और एनिमल यहाँ तक तो कार्लोस लिनियस ने बताया था,
लेकिन उसमें भी उसने और डेप्थ में स्टडी किया उसके ग्रुप ने, एंड देन ही क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम। और उसने कौन कौन से 5 किंगडम प्रपोज किए हैं, तो यू कैन सी किंगडम मोनेरा, द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्टा उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स, फंजाई उससे भी कॉम्प्लेक्स, प्लांट उससे भी कॉम्प्लेक्स, और फिर एनिमल उससे भी कॉम्प्लेक्स। सो 5 किंगडम स्टार्टिंग फ्रॉम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमेलिया। तो ऑर्गेनिजम्स को व्हीटेकर ने 5 किंगडम में ऐसे क्लासिफाई किया है। सी, एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन किया था, उस क्लासिफिकेशन में उसने एनिमल के बारे में क्या बताया, रेड ब्लड है या रेड ब्लड नहीं है, ये फर्स्ट क्राइटेरिया था। फिर प्लांट के बारे में जो उसने आइडेंटिफाई किया था, दैट इज अबाउट प्लांट का हाइट और आउटर मॉर्फोलॉजी को उसने कंसिडर किया। फिर कार्लस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, तो एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसमें सिर्फ उसने सेल वॉल को ही ध्यान में रखा कि जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो एनिमल्स, जिसके पास सेल वॉल है वो सारे प्लांट्स। लेकिन विटेकर ने थोड़ा एडवांस स्टडी किया और उसने कुछ कैरेक्टर्स और डिफाइन किए और उसको उसने इनकॉर्पोरेट किया इनटू द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये कौन कौन से कैरेक्टर्स थे? तो नंबर 1, सेल स्ट्रक्चर। दूसरा है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, देन थैलस ऑर्गेनाइजेशन, then third is a mode of nutrition, fourth is a reproduction, and then phylogenetic relationship। तो ये कुछ क्राइटेरिया जो है Whittaker have taken into account to classify the enormous diversity of this planet। तो let's see into the details of this, कैसे उसने क्लासिफाई किया, कौन कौन से क्राइटेरिया रहे। ओके, so you can see over here the characters of the classification। ये टेबल लगता बहुत बड़ा है लेकिन बहुत इजी टेबल है, कि बहुत अच्छे से आप उसको याद भी रख सकते हैं। so there is no doubt that you will be able to remember this entire table after our discussion। कौन कौन से कैरेक्टर्स उसने स्टडी किए? नंबर 1, सेल टाइप, देन सेल वॉल, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और फिर एट द एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ कम टू दिस वन बाय वन। हम क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर और पांचों किंगडम के बारे में देखेंगे। ओके, तो 5 किंगडम्स, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया। सीक्वेंस यही आपको याद रखना है। ओके, सेल टाइप, तो दो तरह के सेल टाइप हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, प्रोकैरियोटिक दैट इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ द सेल, ओके, और यूकैरियोटिक दैट इज वेल डेवलप्ड सेल। वैसे इन चैप्टर नंबर 8 यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ओके, इन डिटेल। दोनों के बीच में कितने डिफरेंसेस है वो आप वहां पे चैप्टर 8 में स्टडी करने ही वाला है। ओके, लेकिन अभी के लिए हम ये समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक दैट इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ द सेल। दूसरा, न्यूक्लियस जो है, हर एक सेल में न्यूक्लियस रहता है, दैट वी नो, ब्रेन ऑफ द सेल। ओके, न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट करता है ज्यादातर। कैरियोटिक, ये वर्ड आता है कैरियोन से। ओके, प्रो मतलब प्रिमिटिव, यू मतलब वेल डेवलप। तो जिसका न्यूक्लियस जो है वो प्रिमिटिव टाइप का है, वेल डेवलप्ड नहीं है, ओके, दोज आर द प्रोकैरियोटिक। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है। देन यूकैरियोटिक मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, तो जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है दैट इज यूकैरियोटिक। बहुत इजी है याद रखना। यू आर हैविंग 5 किंगडम, उसमें से सिर्फ मोनेरा इज द किंगडम व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग प्रोकैरियोटिक organisms, or you can say prokaryotic cells। अदरवाइज प्रोटिस्टा से लेके एनिमेलिया तक सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। तो इट इज द सिंगल किंगडम व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये एक सिली नीट क्वेश्चन हो सकता है, आपको पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इज रिप्रेजेंटिंग
प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो आ जाएगा मोनेरा। बाकी सारे जो हैं दोज आर द यूकैरियोटिक। ओके, कम टू द सेकंड कैरेक्टर, सेल वॉल। तो आगे आपने देखा कि सेल वॉल वाले सभी ऑर्गेनिजम्स को प्लांट कंसीडर किया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि सभी की सेल वॉल सेम नहीं होती है, डिफरेंट होती है। तो मोनेरा में जो प्रोकैरियोट्स है उनके पास भी सेल वॉल है, उनके पास भी सेल वॉल है, लेकिन वो सेल वॉल किस चीज की बनी है? तो पॉलीसैकेराइड्स प्लस एमिनो एसिड्स, पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड्स, इसकी ये सेल वॉल बनी हुई है। ओके, जनरली प्रोकैरियोट्स में चैप्टर 8 में आप वापस देखेंगे, वापस ये सेल वॉल वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे, तब वहां पे लिखा गया पेप्टिडोग्लाइकेन। ओके, तो आप पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड की जगह पे यहाँ वर्ड लिख सकते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन, यू कैन राइट डाउन ओवर हियर, नो प्रॉब्लम। ओके, अब दूसरा जो ग्रुप है दैट इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में लिखा हुआ है सेल वॉल इज प्रेजेंट इन सम, मतलब प्रोटिस्टा ऐसा किंगडम है जिसमें सभी में सेल वॉल नहीं है, सभी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं है, लेकिन कुछ में है। ओके, तीसरा है किंगडम फंजाई, तो उसमें ऑब्वियसली प्रेजेंट। ओके, जैसे मोनेरा में ऑब्वियसली प्रेजेंट, ऐसे फंजाई में भी ऑब्वियसली प्रेजेंट है, बट विदाउट सेल्यूलोज। फंजाई की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की नहीं है। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं दैट द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट पेप्टिडोग्लाइकेन। तो इसका जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का है मोनेरा में, और फंजाई में जो है दैट इज काइटिन का बना हुआ है। ओके, तो ये डिफरेंस है। फाइन। ओके, और अभी आप देखिए प्लांट किंगडम जो है, तो प्लांट किंगडम में सेल वॉल जो है दैट इज मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज। ओके, तो प्लांट किंगडम में ये सेल्यूलोज की सेल वॉल बनी हुई होती है। एनिमल किंगडम कंप्लीटली एब्सेंट, एनिमल किंगडम में सेल वॉल नहीं होती है। तो यहाँ से नीट क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? एक तो आपको पूछ सकते हैं कि मोनेरा जो किंगडम है उसकी सेल वॉल किस मटेरियल की बनी है, whether it is peptidoglycan, whether it is chitin, whether it is cellulose, और फिर लास्ट में दे देंगे none of the above। ओके, तो मोनेरा में पेप्टिडोग्लाइकेन। ऐसे ही फंजाई के बारे में सेम क्वेश्चन हो सकता है, और ऐसे प्लांट के बारे में भी सेम क्वेश्चन हो सकता है। ओके, तो इट इज ऑल्सो नीट क्वेश्चन। सी, यही नीट क्वेश्चंस आपको नीट के प्रैक्टिस बुक्स में देखने मिलते हैं, लेकिन ये सभी क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में ही छुपे हुए हैं। सो दैट्स व्हाई ऑब्वियसली इन आवर मेथोडोलॉजी ऑफ द स्टडी हम ये करेंगे कि आपके टेक्स्ट बुक में बिटवीन द लाइंस जो लिखा गया है ना, तो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन या नॉलेज आपके लिए है, उस पे हम फोकस करने वाले हैं, ताकि बहुत सारे नीट क्वेश्चंस आप वहीं से ढूंढ सकें। हम आपको दिखाएंगे ये नीट क्वेश्चंस है। ओके, और फिर यू विल बी ऑल्सो एबल टू फाइंड आउट द नीट क्वेश्चन। ओके, कि यहाँ पे हाँ ये हो सकता है नीट क्वेश्चन। ओके, तो एक्चुअली दिस विल बी अ रियली अ गुड मेथड। ओके, नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तीसरा कैरेक्टर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब होता है सेल में अगर न्यूक्लियस है तो उस न्यूक्लियस को कंपार्टमेंटलाइज करने के लिए क्या उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन है क्या? ओके, न्यूक्लियस का मतलब होता है आपका जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ओके, उस जेनेटिक मटेरियल को एनक्लोज करने के लिए क्या न्यूक्लियर एनवेलप है या नहीं है? जैसे मान लीजिए कि एक बैक्टीरियल सेल है यहाँ पे, ओके, और उसके अंदर ये जो है आपका जेनेटिक मटेरियल है,
डीएनए थ्रेड लाइक। ओके, तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है। ओके, सेल के अंदर क्लियरली आपको डीएनए दिख रहा है, लेकिन अगर उसके आसपास न्यूक्लियस है, ऐसे जैसे अभी मैं ये जो ग्रीन लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज द न्यूक्लियर एनवेलप। तो ये है आपका न्यूक्लियर एनवेलप जो ग्रीन कलर का है। ओके, लेकिन होता क्या है, ये मोनेरा में मतलब प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। सीधा ही सेल के अंदर आपको नेकेड डीएनए देखने मिलेगा। ओके, तो ये डिफरेंस है। ओके, तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो यहाँ पे एब्सेंट है मोनेरा में। ओके, तो ये यहाँ पे एब्सेंट है क्योंकि वो प्रोकैरियोट है। ओके, बट जितने भी यूकैरियोट है सभी में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने मिलने वाला है 110%। तो आप देखिए प्रोटिस्टा से लेके एनिमलिया तक प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। ओके, तो बहुत इजी याद रखना। अगर आपने सेल टाइप आपको पता है कि मोनेरा में कौन से सेल टाइप है, तो फिर न्यूक्लियर एनवेलप आप इजीली सभी के बारे में बता सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम देखते हैं तो प्रोकैरियोट जनरली जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं। ओके, दूसरा के सभी फंक्शन एक सेल परफॉर्म करता है। ओके, तो इट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है बिकॉज एक सेल खुद सारा काम करता है। ओके, देन प्रोटिस्टा, तो वहां पे भी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब काम का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, सभी काम एक ही सेल को करने पड़ते हैं और इसीलिए एक सेल एक ऑर्गेनिज्म के जैसे बिहेव करता है। जैसे प्रोटिस्टा में एक एग्जांपल है अमीबा। ओके, अमीबा एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है और वही ऑर्गेनिज्म खुद अपना काम अकेले सभी काम करता है। ओके, एक ऑर्गेनिज्म ही सब काम कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटिस्टा आल्सो। तो दो किंगडम ऐसे हैं जिसमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। थर्ड ऑर्गेनिज्म, थर्ड किंगडम दैट इज फंजाई। तो फंजाई जो है वहां पे आपको देखने मिलेगा इट इज मल्टी सेल्यूलर एंड एक्टिंग एज अ लूज टिश्यू। ओके, तो थ्रेड लाइक अपीयरेंस वाला मल्टी सेल्यूलर किंगडम है। इसमें ज्यादातर ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो यूनिसेल्यूलर हैं, जैसे यीस्ट इज यूनिसेल्यूलर इन किंगडम फंजाई। लेकिन आप बोल सकते हैं 99% ऑर्गेनिजम्स आर मल्टी सेल्यूलर इन किंगडम फंजाई। अब मल्टी सेल्यूलर है लेकिन लूज टिश्यू है, तो लूज टिश्यू होने की वजह से यहाँ पे है भले मल्टी सेल्यूलर लेकिन सभी काम सभी सेल को करने पड़ते हैं। सभी काम सभी सेल को करने पड़ते हैं। ओके, बिकॉज इट इज लूज टिश्यू। देन कम टू द किंगडम प्लांट। प्लांटे किंगडम में आप देखेंगे तो टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल का क्लासिफिकेशन है। आप देखिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था अप टू 2 किंगडम्स, तीसरा किंगडम आया फंजाई तो टिश्यू लेवल का आया लेकिन लूज टिश्यू। प्लांटे में डिफाइंड कन्फाइंड टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल क्लासिफिकेशन है। ओके, तो जैसे प्लांट में आप देख सकते हैं टिश्यूज आर देयर एंड ऑर्गन्स आर देयर। ओके, जाइलम फ्लोएम ये सारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्लांट्स में है। और फिर हमें ऑर्गन्स के बारे में भी पता है, फ्लावर इज कंसीडर्ड एज वन सच ऑर्गन एंड ऑल दिस, राइट। तो ये ऑर्गन लेवल तक का क्लासिफिकेशन आपको देखने मिलेगा। मतलब यहाँ पे वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे जाइलम है तो उसका काम है वाटर कंडक्शन का, फ्लोएम है तो ऑर्गेनिक फूड कंडक्शन का काम है, लीफ है तो उसका काम है फोटोसिंथेसिस करना, रूट है तो उसका काम है इसके साथ सॉइल के साथ अटैचमेंट एंकरेज प्रोवाइड करना, मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करना, फ्लावर का काम है रिप्रोडक्शन करवाना, राइट। तो ऐसे अलग अलग टिश्यू और ऑर्गन के अलग अलग काम डिफाइंड हो चुके हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है और वर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ा है। पहले कॉम्प्लेक्सिटी कम थी तो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। अब उससे भी अगर आगे हम जाएंगे
तो दैट इज एनिमलिया किंगडम। तो उसमें टिश्यूज भी हैं, ऑर्गन लेवल एंड उससे भी आगे ऑर्गन सिस्टम लेवल का क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्सिटी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की है। जैसे कि हमारी ही हम बात करते हैं ह्यूमन की, तो टिश्यूज आर देयर, ऑर्गन्स हमें पता है, ओके, जैसे ब्लड इज एक्टिंग एज अ टिश्यू, ओके, ऐसे और भी टिश्यूज हैं, ओके। ऑर्गन्स जैसे हार्ट, किडनी, लीवर, स्टमक, ऑल दीज आर द ऑर्गन्स, ओके। स्किन इज ऑल्सो वन ऑर्गन। अब आप देखिए ऑर्गन सिस्टम, तो जो है डाइजेशन का काम तो डाइजेस्टिव सिस्टम करती है, रिप्रोडक्शन का काम रिप्रोडक्शन सिस्टम करता है, ओके। ऐसे हार्मोन का काम एंडोक्राइन सिस्टम करता है। मैसेंजर के जैसे मैसेज पहुंचाने का काम नर्वस सिस्टम करता है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल क्लासिफिकेशन है, ओके। तो सभी को अपना, सभी टिश्यूज को, सभी ऑर्गन को अपना काम पता है एंड दे आर फॉर्मिंग देयर ओन ग्रुप दैट इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम, ओके। तो दैट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो सभी ऑर्गेनिज्म का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो जैसे यहाँ पे बताया है आपको, मोनेरा में दो तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक तो है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक। लेकिन ऑटोट्रॉफिक में भी आप देख सकते हैं फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक, मतलब लाइट की प्रेजेंस में वो ऑटोट्रॉफ के जैसे बिहेव करते हैं। दूसरे कुछ ऑर्गेनिज्म है जो केमोसिंथेटिक है, मतलब केमिकल्स को यूज करके अपना फूड खुद बनाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स को यूज करके जो है ऑर्गेनिक फूड खुद बनाते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है दे आर नॉट सपोज टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म, ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, ओके। तो दो तरह के ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं मोनेरा में, और हेट्रोट्रॉफिक भी है यहाँ पे, सेप्रोफाइट्स हैं कुछ, ओके, और कुछ जो है वो पैरासाइट है, ओके। तो सेप्रोफाइट जो है डेड मटेरियल पे सरवाइव करते हैं, पैरासाइट्स जो है वो किसी एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर इन्फेक्शन करके उसमें से न्यूट्रिशन नरिशमेंट लेने का ट्राई करते हैं, दोज आर कॉल्ड पैरासाइट्स। तो मोनेरा में ऐसे दो तरह के ग्रुप आपको देखने मिलेंगे, ऑटोट्रॉफिक वाले भी और हेट्रोट्रॉफिक वाले भी। फिर जो है प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा में आप देखिए ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक दोनों आ रहे हैं, लेकिन एक कम हो गया। ऑटोट्रॉफिक में आप देखिए फोटोसिंथेटिक्स आर देयर, लेकिन केमोसिंथेटिक यहाँ पे निकल गए, ओके। तो यहाँ पे प्रोटिस्टा में जो भी आपको फोटोसिंथेटिक देखने मिलेंगे, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म के जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ओके, तो वो जो है वो यहाँ पे इंक्लूड है, लेकिन केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स यहाँ पे नहीं है। और दूसरे जो है हेट्रोट्रॉफिक, जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके। तो पैरासाइट्स यहाँ पे है, ओके, जनरली प्रोटिस्टा में ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है। तीसरा है फंजाई, तो फंजाई में आप देखिए हेट्रोट्रॉफिक ही है, ऑटोट्रॉफिक कंप्लीटली एलिमिनेट, बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती है। और फंजाई जो है वो सेप्रोफाइटिक है, पैरासिटिक भी है। सेप्रोफाइटिक मतलब डेड मटेरियल के ऊपर सर्वाइव करते हैं, मतलब कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म है या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो था उसका डेड बॉडी है, ओके, या उसका डेड पार्ट कोई बचा है, ओके, उसके ऊपर ये सर्वाइव करते हैं, उसमें से नरिशमेंट लेने का ट्राई करते हैं। और पैरासिटिक है, तो किसी एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर एज अ पैरासाइट सर्वाइव करते हैं। जैसे फंगल इन्फेक्शन हमें होते हैं, ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है, हमने देखा है बहुत बार, ओके। तो ऐसा क्यों है? तो ये पैरासिटिक फंजाई है जो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करती है। ये सब आगे हम डिटेल में देखेंगे। फिर है प्लांटे। प्लांटे में आप देखिए जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक है। और कैसे ऑटोट्रॉफिक है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं, मतलब ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, ओके, फाइन। और एनिमलिया जो है वो कंप्लीटली हेट्रोट्रॉफिक है, कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है या केमोसिंथेसिस कर सकता है, राइट? वो हेट्रोट्रॉफिक ही है। वो या तो होलोजोइक होगा या तो सेप्रोफाइटिक होगा, ओके। होलोजोइक मतलब एनगल्फ करता है फूड को,
राइट, सेप्रोफाइटिक है। सेप्रोफाइटिक का मतलब डेड मटेरियल, तो ऑब्वियसली एनिमलिया जो है किंगडम, वेजिटेरियन भी अगर कोई है तो वो क्या खाता है, सीड्स और ये सारे, राइट, वेजिटेबल्स एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके। और सम आर द नॉन वेजिटेरियंस, ओके। तो ऐसे ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं इन द किंगडम एनिमलिया, ओके। तो these are the characters: cell type, cell wall, nuclear envelope, body organization and mode of nutrition, okay। on the basis of that आप देख सकते हैं ये पांचों क्लास डिवाइड किए गए हैं। फाइन। ओके, सो ये स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आप इसको अच्छे से समझिए पूरे टॉपिक को, आज आपने जो पढ़ा है, ओके। देन वी विल मूव टूवर्ड्स द किंगडम्स वन बाय वन, ओके। तो हमारा जो पहला किंगडम रहने वाला है, दैट इज किंगडम मोनेरा, विच इज सोलली रिप्रेजेंटिंग बैक्टीरिया। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सभी मोनेरा में हैं, ओके। तो यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो if you have any doubts or any questions regarding our first session of this chapter, okay, you can ask your queries, you can post your questions, okay, I will try my best to solve those,